हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का आप सभी को पता है कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का ये लगभग मैं कह सकता हूँ चौथा वीडियो है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये लेक्चर आपका क्या है, फोर्थ है। आज के इस वीडियो में मोस्टली ये जो वीडियो है इसमें हम गॉस के प्रमेय का गॉस का जो प्रमेय है या हम कह सकते हैं गॉस का जो नियम है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। आसानी तरीके से समझाने का हम प्रयास करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जी। अदरवाइज मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जो लेक्चर 1, 2 और 3 यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए जी आते हैं, अब हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए गॉस का जो नियम है उसको पढ़ने से मतलब उसको समझने से पहले ना हमें कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना आवश्यक है। जैसे कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, पहले हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी आवेशों के लंबवत, कोई आवेश है तो उसके लंबवत आने और जाने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि अगर अच्छे से हम समझाने का आपको प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये हमारा एक छोटा सा पिंड है जिस पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। जिस पर क्या है, आवेश उपस्थित है। अभी वो प्लस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये आवेश है। अब इससे क्या है, आवेश है तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। मतलब बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी भी और जाएंगी भी। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश भी करेंगी और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी भी। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। बहुत सारी प्रवेश भी करेंगी, जैसे ये प्रवेश कर रहा है, 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 ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आवेशित पिंड है, इसमें बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, जैसे कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं ये प्रवेश कर रही हैं, ये भी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ये निकल रही हैं, ये हमारी प्रवेश कर रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये प्रवेश कर रही हैं, ये भी निकल रही है और ये भी प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे हम ये समझे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे पहले आवेशित पिंड है। तो ये हमारा आवेशित पिंड है और इससे देख रहे हैं बहुत सारी जो ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं है ना, वो क्या हो रही है, वो कोई विद्युत बल रेखाएं हैं जो प्रवेश कर रही है, मतलब जाने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जाने वाली मतलब निकलने वाली और फिर से यहाँ पे प्रवेश मतलब आने और जाने वाली, ठीक है। कोई विद्युत बल रेखाएं इस ओर आ रही हैं और कोई विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आने व जाने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही हमें कहा जा रहा है कि जो विद्युत बल रेखाएं, ये जो पृष्ठ है ना, ये जो हमारा आवेशित पिंड है इसके लंबवत होंगी। जो आवेशित पिंड इस पृष्ठ के लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मतलब ध्यान से समझेंगे, आपको हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा आवेशित पिंड है, तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आसान तो है दोस्त, आसान तो है। एक बार और सुन लीजिए, ये हमारा आवेशित पिंड है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परंतु कौन सी विद्युत बल रेखाएं, जो इस पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जैसे ये लंबवत है, ये लंबवत है, ये जो लंबवत होंगी उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी को, जो लंबवत हैं उन्हीं को कह रहे हैं। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे, एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत
आने व जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये फिगर आप जरूर बनाइएगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आता है जिसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे आता है ये हमारा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू फाई ई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ये हमारा इसका फॉर्मूला है जी, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, फाई इक्वल टू, इतनी बात समझ के। दूसरा आप इसको एक और चीज आपको पता याद रखना है कि इसका मात्रक। तो मात्रक कौन सा होता है जी, तो मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है ना, ये कौन सा मात्रक होता है जी, इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है मात्रक। तो ये आप याद रखेंगे, वोल्ट मीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है ना, कौन सी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है। राशि आप याद रखेंगे, कोई राशि पूछ दे तो कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। अच्छा, यहाँ पे फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पे ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और ये cos थीटा है। अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूं तो ये समझिएगा, मान लेते हैं ये छोटा सा एक अल्पांश ये पृष्ठ है। ठीक है ना, ये एक छोटा सा पृष्ठ है जो है ds, ये एक अल्पांश पृष्ठ है जो है ds। अब इस अल्पांश पृष्ठ का पर ये एक लंब है जो है l। आज मान लेते हैं सपोज डेट कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ई है ये। ठीक है ना, लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो यही सब है जी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है जो है ds, एक छोटा सा पृष्ठ। जैसे एक पूरा बोर्ड बड़ा सा पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा पृष्ठ हमने ले लिया जिसको हम ds से दर्शा देंगे। उसके बाद cos थीटा, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण होगा। याद रखेंगे, गॉस के प्रमेय में भी इसका उपयोग होगा कि लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है थीटा। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको गॉस के प्रमेय विद्युत फ्लक्स में आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो अब इसका एक और चीज याद रखिएगा, बीमीय सूत्र क्या होता है, ml3t-3a-1। तो ये आप इसका बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे, ml3t-3a-1। ये इसका क्या है, बीमीय सूत्र है। ठीक है ना, चलिए, आशा करता हूं समझ के होंगे। तो इतना नॉर्मल सी बात है, परिभाषा, फिगर, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब हमारा आता है कि विद्युत फ्लक्स का प्रकार। तो जो विद्युत फ्लक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है धनात्मक फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या होते हैं, तो हमने लिखा है किसी आवेशित पिंड के लंबवत, कोई भी आवेशित पिंड है तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली, क्या कह रहा है, निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई आवेशित पिंड है, ठीक है ना, सपोज दैट मैं यहाँ पे समझाना चाहूं तो ये हमारा आवेशित पिंड है, ये हमारा आवेशित पिंड है। ठीक है ना, जिस पर मान लेते हैं आवेश है, तो कोई भी आवेश है तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। जैसे ये निकल रही है, ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो कोई आवेशित पिंड है, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, परंतु जो विद्युत बल रेखाएं अपनी पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली, किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं।
ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब किसी आवेशित पिंड के लंबवत प्रवेश करने वाली, यहां पे लिखा गया है प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ क्या है, एक आवेशित पिंड है या कोई आवेश है। अब इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, मतलब आ रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें आ रही हैं, परंतु ये क्या है, ये अपने पृष्ठ पर क्या है, ये सभी विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं अपनी पृष्ठ पर लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इतना यदि आप समझ गए, अब हम जानेंगे दोस्त गॉस के प्रमेय का, मतलब गॉस का प्रमेय या गॉस का अनुप्रयोग, ठीक है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा समझ लेते हैं। अब हम ये समझेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय या गॉस के प्रमेय का गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गॉस का प्रमेय। देखिए इसको ना अलग अलग मतलब बुकों में या कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी कहीं कहीं यहाँ पे इस तरीके से गॉस लिखा गया है, कहीं पर ऐसे गॉस लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो हिंदी में कोई उतना मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग किया जाता है। जैसे कोई टॉमसन कहता है, कोई थॉमसन कहता है, जबकि ये दोनों वैज्ञानिक एक ही नहीं है जी। थॉमसन का परमाणु मॉडल कह देते हैं, कोई टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, कोई तरबूज का परमाणु मॉडल कहते हैं, इस तरीके से कहा जाता है जी। तो वैसे ही गॉस का कोई गास कहता है, कोई गॉस कहता है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गॉस का प्रमेय कहें या गॉस का नियम कहें, दोनों बात एक ही है। तो गॉस ने अपने नियम में क्या बताया था, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब इनका नॉर्मल सा ना एक ही कथन यही था कि कोई भी आवेशित पिंड है, ठीक है ना, तो किसी आवेशित पिंड से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब किसी आवेशित पिंड, कोई आवेशित पिंड है तो किसी आवेशित, ठीक है ना, मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी आवेशित होगा पिंड और वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यही हमें बताया गया है जी, यही बात कहा गया है। मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी आवेशित पिंड मतलब या किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, माय मिस्टेक, ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। मतलब कहा गया गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये होता है जी। अभी हम आपको करके भी दिखाते हैं। चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अभी आपको नियम, हाँ अभी याद नहीं हुआ होगा अगर ये नियम, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, हम आपको याद कराएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है ना, हम याद कराएंगे आपको। ये आप देख लीजिए एक बार कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको याद कराते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम इसको याद कराते हैं। जैसे कि ये एक हम ले लेते हैं एक पिंड, बात को आपको समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए समझने पर ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। ये एक हमारा आवेशित पिंड है जो है S, ठीक है ना। अब इस एक बड़ा सा पिंड है, एक पिंड मतलब वस्तु है, इसका ये केंद्र है। अब केंद्र से यहाँ से बहुत सारी, सबसे पहली बात विद्युत, जैसे ये हमारा एक बड़ा सा पृष्ठ है जो है S, जिस पर +Q आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। तो अब ये विद्युत फ्लक्स मतलब ये क्या है, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, मतलब विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही ना विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। अब इसकी हम त्रिज्या बता दें तो इस जो
पृष्ठ की त्रिज्या है वो है r, ठीक है ना। ये इसका क्या है, इसका केंद्र है, एक बड़ा सा पृष्ठ का केंद्र है O। एक बार और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सा पृष्ठ है जो है S, जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। अब इस पृष्ठ का या इस पिंड का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R, और ये बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकल रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ये हमने एक अल्पांश यहाँ पे पृष्ठ ले लिया, ये एक छोटा सा देखेंगे तो यहाँ पे ये अल्पांश पृष्ठ हमने ये ले लिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ा सा ये हिस्सा, बड़ा सा एक पृष्ठ है गोलाकार, अब इसका एक छोटा सा ये इतना पृष्ठ हमने ले लिया है, और ये वास्तव में इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिसको हम पृष्ठ को कह रहे हैं कि ये ds पृष्ठ है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है जो है ये इस पर लंब है जो है L, और लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखेंगे एक अल्पांश पृष्ठ है, इसका घन कोण है d ओमेगा, घन कोण याद रखेंगे, घन कोण क्या है, d ओमेगा है। तो ये अगर जब तक आप ये फिगर नहीं समझेंगे तब तक गॉस का प्रमेय मुश्किल हो जाएगा दोस्त। तो ये एक हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है। सबसे पहली बात, ये एक बंद पृष्ठ है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है ना। 1/ε गुना का मतलब किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, यही तो कहा जा रहा है। तो अब ये 1 अगर Q में गुणा करेगा तो Q ही हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि किसी आवेशित पिंड से, मतलब किसी आवेशित पिंड या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो आशा करता हूं अब आपको नियम ये समझ में आ गई होंगी। तो वही बात हमने यहाँ पे जो बोला है वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किस गॉस के नियम के अनुसार या गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों, मतलब कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं गणना। अब यहाँ से गणना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अब हमें इसको ना प्रूफ करना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक ये सबसे पहली बात एक बड़ा सा पृष्ठ है और ये इसका एक छोटा सा पृष्ठ है जो है ds। तो सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि ये छोटा सा पृष्ठ है ना, इस पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। तो हम लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले कि अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स को याद रखेंगे, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, परंतु यहाँ पे डी लिख देंगे आगे, क्योंकि अल्पांश पृष्ठ निकाल रहे हैं। अल्पांश पृष्ठ मतलब ds पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए डी आगे लगा दिया गया जिससे अल्पांश ये विद्युत फ्लक्स पता चले, मतलब अल्पांश पृष्ठ के लिए ये विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं EdS cos थीटा होता है। EdS cos थीटा ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना। तो ये याद है आपको, अभी हमने पीछे पढ़ाया था फाई इक्वल टू EdS cos थीटा, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें दोस्त तो समझिएगा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये d फाई E हो जाएगा। और E का वैल्यू हम जानते हैं, E इक्वल टू हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो है फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q/r², ये होता है। और ये ds cos
थीटा होता है, ठीक है ना, ds cos थीटा होता है। अब ये q है ना, इसमें गुणा हो जाएगा, तो अगर ये q इसमें गुणा हो जाता है तो d फाई ई इक्वल टू, ये q इसमें गुणा हो गया तो ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है ये d ओमेगा का ये फॉर्मूला होता है, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर के जगह पर d ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। d ओमेगा यही है जी घन कोण जिसे कहते हैं, तो इतने के जगह पर हम घन कोण लिख देते हैं, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि d फाई ई इक्वल टू क्या लिख देंगे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा, d ओमेगा, ठीक है, डी डब्ल्यू नहीं है, डी ओमेगा है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक हम बंद कर देते हैं, और इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं कि दूसरा, अब सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ के लिए, इस छोटे से पृष्ठ के लिए हमने विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। अब हम पूरा ये पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठों के लिए कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा जी। तो क्या करते हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम ओनली फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो हमें कैसे निकलेगा, जब ये अल्पांश पृष्ठ का हम क्या कर देते हैं, अल्पांश पृष्ठ का हम यदि समाकलन कर देते हैं फाई ई, यदि अल्पांश पृष्ठ का हम जैसे ही समाकलन करेंगे ना, अल्पांश पृष्ठ का समाकलन करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए एक छोटे से पृष्ठ के लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठ मिलेंगे तभी जाकर तो एक बड़ा सा बंद पृष्ठ बनेगा। तो जब भी ये समाकलन का मतलब ये होता है छोटे छोटे का योग, तो एक अल्पांश पृष्ठ ये है, इस तरीके से सभी जब आपस में जुड़ेंगे तब जाकर, जैसे एक ये इस तरीके से जुड़ेंगे सभी, तब जाकर एक बंद पृष्ठ बना होगा। तो इसलिए अल्पांश पृष्ठ यहाँ पर, उसीलिए समाकलन यहाँ पे किया जा रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। असमाकलन, अब इसका वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, डी ओमेगा हो गया। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉरी ये फाई ई हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी, जब हम समाकलन करते हैं ना, तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा समाकलन से बाहर निकल गया, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकल गया, ये समाकलन हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात याद रखेंगे आप, ये डी फाई, ये हमारा याद रखेंगे कि ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा, जब भी डी ओमेगा का समाकलन होता है ना तो 4 पाई आता है, जब भी डी ओमेगा का समाकलन होता है तो 4 पाई आता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा फाई ई का जो मान आता है वो क्या आ जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यही है जो हमारा फॉर्मूला मिला ना, ये हमारा जो फॉर्मूला मिला यही हमारा हो जाएगा जी,
तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। गॉस के प्रमेय का ये हमारा मेन फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो यहाँ पे है, इसी को तो प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यही है जी गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है दोस्त, ये लाइन लिखना है कि किसी गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। इतना लिखने के बाद ये फिगर साइड में बना लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गणना लिखिएगा, गणना के साथ साथ ये सबसे पहले हम निकालेंगे एक अल्पांश पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, जो कि हमने यहाँ से निकालना शुरू किया है, यहाँ पे निकला है। उसके बाद जैसे अल्पांश के लिए निकल गया तो अब कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हम निकलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। आज केवल छोटे वाले का हम समाकलन कर दिए हैं, हल किए हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। तो आपको स्टेप याद रखना है दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने कहा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने कहा था ds cos थीटा बाई r स्क्वायर, इसका वैल्यू जो होता है डी ओमेगा होता है। कैसे आया है मैं अभी आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। डी ओमेगा घन कोण जिसे कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब हमने घन कोण का हमने समाकलन किया है तो 4 पाई आ गया है मान। तो इस पर अब हम समझेंगे, इसको भी हम चलिए समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्त तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस चैनल को हम सभी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी हमें इतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे जैसे कि यूपी के स्टूडेंटों ने हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पे मैं आवश्यक कुछ बातें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम घन कोण पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट ये अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप यहाँ पे ये नंबर आप याद रखेंगे 78 72 60 58, ये व्हाट्सएप नंबर है जी, ये हमारा क्या है व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप नंबर का यहाँ पे मैं दे दे रहा हूं। इस पर क्या होगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अब बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। जैसे क्या है, क्या क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा फैसिलिटी आपको क्या मिल रही है ये आप देख लीजिए। सबसे पहली बात फिजिक्स, और दूसरा हमारा क्या है केमिस्ट्री। सबसे मोस्टली ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा होते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है, 90+ 95% मतलब लाना है, तो भैया इसके लिए आपको ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले फिजिक्स में हम संपूर्ण किताब को आपको कंप्लीट करा रहे हैं, पूरा थ्योरी के साथ सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले पूरे आपकी कंप्लीट जो थ्योरी नोट्स है, थ्योरी नोट्स का मतलब क्या है, जिसमें आपके संपूर्ण किताब के सभी टॉपिक रहेंगे, वो सब आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। सबसे पहली बात चैप्टर वाइज, आपको तो पता है कि आपके 14 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो ये 14-15 चैप्टर जो है ना, इन सभी का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का आपको जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक जो चैप्टर है ना लगभग 15, इन सभी का आपको सबसे पहले तो सब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। जैसे कि गॉस का प्रमेय हो गया, गॉस का अनुप्रयोग हो गया, जैसे कूलाम का नियम हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इन सभी का नोट्स सब्जेक्टिव जो है ये आपको नोट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, तो प्रत्येक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो सभी ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो ये सब, सबसे पहली बात संपूर्ण किताब का नोट्स, फिर से सब्जेक्टिव का अलग से आपको नोट्स देंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव का अलग से पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। और ये सब कुछ मात्र आपको 99 रुपए में, 99 रुपए में दिया जा रहा है, ओनली 99 रुपए। और ये सभी टाइपिंग नोट्स होंगे, बेहतरीन टाइपिंग नोट्स होंगे दोस्त, बेहतरीन आपको नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है केमिस्ट्री पर, तो केमिस्ट्री में भी ठीक इसी प्रकार सबसे पहले थ्योरी का आपको नोट्स दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री का नोट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे सब्जेक्टिव, उसका नोट्स दिया जाएगा। फिर से ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होंगे
उसका नोट्स दिया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज मिलेंगे और ये सब ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। और केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी सबका आपको दे दिया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। और ये सब ओनली मतलब जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री साथ लेते हैं उनको ओनली 199 रुपये में मतलब दोनों मिल जा रहा है। आप चाहें तो एक भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेने के लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उनको बता देना है कि सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है ना। आप बता दीजिएगा कि बिहार बोर्ड, तो आप बता दीजिएगा सर बिहार बोर्ड से हम हैं, ठीक है ना, जिससे आपको ये वाला नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बता दीजिए सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, बिहार बोर्ड के हम स्टूडेंट हैं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा यूपी का भी चैनल है ब्रदर सर के नाम से ओनली। ये तो बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड ब्रदर सर के नाम से ये चैनल न्यू ओपन किया गया है, जिस पे आप सभी की सपोर्ट चाहिए। हमारा एक चैनल है ब्रदर सर के नाम से, जिस पर ये तो बात आपको शायद कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ना पता हो, तो मैं बता दूं ब्रदर सर के नाम से हमारा एक चैनल है जिस पे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट मतलब इस पर जुड़े हुए हैं। 1 लाख अधिक स्टूडेंट मतलब इस पे जुड़े हुए हैं। तो मोस्टली यहाँ पे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड बोर्ड ये सब कुछ पढ़ते हैं, पर जो बिहार के स्टूडेंट है जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है, जिससे उनका जो थ्योरी है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब अच्छे तरीके से तैयार हो पाए और जिससे स्टूडेंट है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ठीक है ना। तो इसलिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट इस नोट्स को जरूर लेंगे, जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इससे पहले हम एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। घन कोण क्या होता है? घन कोण क्या होता है मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। घन कोण का मतलब समझिएगा, किसी भी पृष्ठ से मतलब किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु पर बनाए गए कोणों को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। मतलब कोई भी पृष्ठ है तो किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब ध्यान से यहाँ पे अगर आप समझे, यहाँ पे ही मैं बता रहा हूं, इतने में ही मैं आपको सब समझा दूंगा, समझिएगा। मतलब ये एक हमारा पृष्ठ है, समझिएगा, ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है ना। ये एक बड़ा सा पृष्ठ है। अब इसका एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका एक हम बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और इस बिंदु से यहाँ पर हम एक ये पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ये हमने अल्पांश पृष्ठ हमने ये ले लिया, ठीक है ना, और जिसका ये घन कोण की तरह है। घन कोण का मतलब इस तरीके से है जी, ठीक है ना। जैसे एक तरबूज है बड़ा सा, आप कहते हैं ना कि तरबूज का एक छोटा सा पीस काट के दिखाइए कि पका हुआ है अच्छे तरीके से या नहीं। तो वही एक छोटा बड़ा सा तरबूज है गोलाकार आकार का, तो वो देखेंगे ना तो 3 कोने की तरह, इस तरीके से 3 कोने की तरह वो काटता है। तो उसी तरीके से वो काटते हैं ना तो 3 कोने की तरह निकलता है। तो उसी प्रकार ये भी है जी, जिसे घन कोण कहते हैं। वास्तव में त्रिभुज जब हम काटते हैं, मतलब वास्तव में ना जो हम तरबूज काटा जाता है तो वो तरबूज जो काट कर निकालते हैं ना, वही घन कोण का वही साइजिंग है जी, वही आकार होता है। तो यही घन कोण है। ये एक बड़ा सा पृष्ठ है, तो एक बड़े से, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु पर, किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा ना, इसी को घन कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे कि डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है, वो होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जहां पे ds क्या है, एक ये छोटा सा अल्पांश पृष्ठ है जो है ds। ये cos थीटा क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और लंब के बीच बना कोण है जो थीटा। और यहाँ पे r क्या है, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है ना, इसकी त्रिज्या है वही है r। तो इतनी बात आप समझ गए। और उसके बाद जब भी हम एक ये जो बड़ा सा पृष्ठ, अब मान लेते हैं ये एक छोटे से पृष्ठ के लिए ये घन कोण का मान है, ठीक है ना। तो अब ये बड़ा सा पृष्ठ है जो है s, इसके लिए घन कोण का मान क्या होगा? तो अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान को लिए हम ओमेगा का प्रयोग करते हैं, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें घन कोण याद करना है
तो हम एक छोटा सा जो पृष्ठ के लिए घन कोण है डी ओमेगा, इसका समाकलन कर देंगे। और जब भी छोटे से पृष्ठ का यदि हम समाकलन करते हैं ना तो 4 पाई वैल्यू आता है। क्या आता है जी? 4 पाई वैल्यू आता है। तो ये आप याद रखेंगे कि घन कोण का मतलब घन कोण का यदि हम समाकलन करते हैं तो उसका मान आता है 4 पाई। ठीक है ना। तो यही हमने गॉस के प्रमेय का यहाँ पे अनुप्रयोग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर के जगह पर डी ओमेगा लिखा था। और देखिए जब भी घन कोण का हम समाकलन करते हैं तो देखिए 4 पाई आता है। तो वही हमने गॉस के प्रमेय में अनुप्रयोग किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इतना आप लिख लीजिएगा। एक आप याद रखेंगे, एक और पॉइंट्स यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि घन कोण का, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि घन कोण का जो मात्रक होता है ना, मतलब कोण का यदि मात्रक कोई पूछते कोण का, तो कोण का मात्रक आप क्या कहेंगे? कोण का यदि कोई मात्रक पूछे तो ओनली रेडियन कहेंगे। कोण का कोई मात्रक पूछ दे तो रेडियन कहेंगे, और घन कोण का कोई मात्रक पूछ दे तो स्टे रेडियन कहेंगे। स्टे रेडियन, ठीक है ना। मतलब घन कोण का मात्रक रेडियन और मतलब कोण का मात्रक है तो रेडियन, और स्टे रेडियन किसका? घन कोण का मात्रक। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं इतनी पॉइंट समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, अच्छी बात है। ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारी टीम से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे हमारा आता है गॉसियन पृष्ठ या गॉस, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। गॉसियन पृष्ठ और गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं समझते हैं जी। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक स्वच्छ और बंद पृष्ठ जिसमें आवेश उपस्थित होता है उसे गॉस उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। मतलब ये क्या है? ऐसा पृष्ठ, जैसे एक ये बड़ा सा पृष्ठ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो पृष्ठ है ना, ये 3 चीजें यहाँ पे कह रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो पृष्ठ है वो वास्तविक नहीं, कल्पना किया गया है। तो ऐसी काल्पनिक, ये सबसे पहली बात तो ये पृष्ठ है वो काल्पनिक पृष्ठ है, स्वच्छ पृष्ठ है। ठीक है ना, स्वच्छ पृष्ठ है, मतलब आर पार दिखने वाली पृष्ठ है। और उसके बाद ये जो पृष्ठ है ना ये बंद पृष्ठ है, देख रहे हैं ना, खुला नहीं ना है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ है। खुला कैसे होगा? जैसे कि एक बन रहा है यहाँ पे इतना हो गया तो ये खुला पृष्ठ है और ये टोटल बंद पृष्ठ है। तो ये बंद पृष्ठ होना चाहिए और इस पर क्या होना चाहिए? इस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा काल्पनिक स्वच्छ और बंद पृष्ठ जिस पर आवेश उपस्थित होता है तो उस पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉस के प्रमेय में ना हम गॉसियन पृष्ठ का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आता है गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं क्या है कि ये हमारी जो होती हैं ये काल्पनिक पृष्ठ होती हैं। ठीक है ना, ये बंद मतलब एक बंद पृष्ठ होती हैं और पृष्ठ क्या होती हैं? स्वच्छ होती हैं। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व क्या होता है? तो इकाई लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन, मतलब इकाई लंबाई वाला हो या इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब एक चालक तार है, ध्यान से समझेंगे, ये एक चालक तार है। ठीक है ना। अब इस चालक तार की जो लंबाई है ना, इस चालक तार की जो लंबाई है उसका जो मान है, लंबाई है उसका मान क्या है? 1 है। ठीक है ना, मतलब 1 मीटर की ये चालक तार है तो इसकी लंबाई क्या है? इकाई है। तो यदि इकाई लंबाई वाले चालक तार में जो भी आवेश उत्पन्न होगा ना उस आवेश को ही हम आवेश घनत्व कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो इकाई लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं जी। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू, क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब एल होता है ना, तो Q/L होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे।
आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/L होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ये आप याद रखेंगे। आवेश घनत्व जो है सिग्मा, सिग्मा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं जी, सिग्मा ये है। तो आवेश घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा, ठीक है ना। ये क्यू क्या है, आवेश है, ये क्या है, इकाई लंबाई है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो कहा जा रहा है इकाई लंबाई वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यदि चालक तार की लंबाई 1 हो तो उस समय पर जो आवेश होगा वो आवेश घनत्व के बराबर होगा। तो वही कहा जा रहा है कि इकाई लंबाई वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये भी आवेश घनत्व का फॉर्मूला याद रखेंगे। कहीं कहीं बुक में ना आवेश घनत्व को हम लैम्डा से भी प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू भी क्या हो जाता है, Q/L लिख सकते हैं या Q/A भी आप लिख सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए इकाई लंबाई वाले लंबाई के लिए L ले सकते हैं, क्षेत्रफल के लिए A लेंगे। क्योंकि मान लेते हैं ये एक चालक तार है, इसका क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल मतलब मोटाई A है, और इसके जो क्षेत्रफल है ना वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब इकाई है। तो इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को भी हम आवेश घनत्व कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो मोस्टली ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आशा करता हूं कि ये सभी जो पॉइंट्स हमने बताया है आज के इस वीडियो में, ये सब आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ होगा, मैं आशा करता हूं ऐसा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे एक और लेक्चर आपको मिलेगा इस चैप्टर का, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमें पढ़ना है गॉस का प्रमेय पढ़ लिया, अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, एक ही वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जी। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि यदि अभी तक इस आपने ये पॉइंट नोट नहीं किया तथा नंबर नोट्स नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, और तुरंत वीडियो समाप्त होने के बाद जाइए मैसेज करके अब फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों नोट्स हैं उसको ले लीजिए। ओनली आपको 199 में दिया जा रहा है, पूरी 1 वर्ष के लिए आपको ये फ्री है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर ही आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, PDF जो नोट्स हैं। 1 वर्ष में अगर कोई भी मान लेते हैं कोई भी दिक्कत आएगी दोबारा आपको सेंड कर दिया जाएगा, पूरी फ्री है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से वहाँ से फिजिक्स का लेक्चर 1, 2, 3 को देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।